वेलकम बैक टू रौनक क्लासेस। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पेज पर। सभी विद्यार्थियों को जय नाथ जी महाराज की। आज अपन देखेंगे कि यूरोप के राष्ट्रवाद में जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं और हम उसका उत्तर कैसे लिखें ताकि हमको पूरे में से पूरे अंक मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले इस पाठ्य पुस्तक के पीछे वाले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ये जो आपके सामने 5 दिए हुए ऑप्शन, इन पांचों में से बोर्ड के एग्जाम में एक ऑप्शन पूछा जाता है, तो इनके बारे में अपने को टिप्पणी लिखनी है। तो टिप्पणी जैसे ज्यूसेपी मैथ्सनी के बारे में अपन कैसे लिखेंगे, तो मैंने देखो आपके सामने पॉइंट वाइज इसको हल किया है। तो आपको भी बोर्ड के एग्जाम में इसको एज इट इज लिखना है कि वह इटली का क्रांतिकारी था, उसका जन्म 1807 में जेनोआ में हुआ था, वह कार्बोनेरी के गुप्त संगठन का सदस्य था, 24 वर्ष की अवस्था में उसने लिंगुरिया में क्रांति की, उस कारण देश से बहिष्कृत कर दिया। उसके पश्चात उसने दो भूमिगत संगठन की स्थापना की, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। उसने इटली को एकीकृत गणराज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार ये 6-7 पॉइंट है वो जियोसेपी मैथ्सनी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ऐसे ही नोट्स बनाते रहिए और अपने जो बोर्ड के एग्जाम में जब पूछा जाए तो उसको भी इस तरीके से ही लिखिए। चलो आगे देखते हैं बेटा। काउंट कैमिले दे कावूर, इसके बारे में देखते हैं। तो कावूर इटली और सार्डिनिया, इटली की सार्डिनिया और पीडमांट का मंत्री था। यह राजा का मंत्री था। उसने इटली के प्रदेशों को एकत्रित करने के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व किया। वह न तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास करता था। आंदोलन का नेतृत्व राजा के आदेश के अनुसार उसने किया था। वह इतावली भाषा तो जानता ही था, साथ साथ में फ्रेंच भाषा बहुत अच्छे ढंग से बोल लेता था। उसने इटली की समस्या को एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना के रख दिया था। इस प्रकार ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु किसके बारे में है? काबूर के बारे में है। आगे अपन देखते हैं यूनानी स्वतंत्र संग्राम। तो यूरोप की क्रांतिकारी राष्ट्रवादी प्रगति को देखकर यूनानियों ने 1821 में संघर्ष आरंभ कर दिया और राष्ट्रवादियों के साथ साथ में पश्चिमी यूरोप के देशों ने भी यूनानियों का क्या किया था? समर्थन किया था। 1832 में कस्तूनतुनिया की संधि होती है और यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार यूनान का स्वतंत्र संग्राम पूरा होता है। आगे देखते बेटा फ्रैंकफर्ट संधि संसद के बारे में। तो जर्मनी के राजनीतिक संगठनों ने जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान को लेकर फ्रैंकफर्ट शहर में मतदान किया और जिसमें 831 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संसद बनाने में 831 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए एक नए संविधान का प्रारूप तैयार किया और राष्ट्र की अध्यक्षता प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को करने के लिए ताज पहनाने की कोशिश की गई, परंतु उसने अस्वीकार कर लिया। उसने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया और वह उन राजाओं के साथ में मिल गया जो इस सभा का क्या करना चाहते थे? विरोध करना चाहते थे। आगे देखते बेटा राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो राष्ट्रवादी आंदोलनों में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने राजनीतिक संगठन बनाए, अखबार भी शुरू किए, राजनीतिक बैठकों व प्रदर्शनों में वो शिरकत होती थी, भाग लेती थी। परंतु राजनीतिक अधिकार देने का जब मुद्दा था वो उनके प्रति विवादास्पद था। उन्हें असेंबली के चुनाव में मताधिकार से वंचित कर दिया गया। यहाँ पे जो यूरोप महाद्वीप में जो मताधिकार दिया गया था वो केवल और केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही दिया गया था, महिलाओं को मताधिकार से वंचित कर दिया। जबकि महिलाओं की इस राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव में, राष्ट्रवादी भावना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। आगे वाला दूसरा प्रश्न है। ये तो 4 कथन हो गए कि इनके बारे में विस्तार से लिखिए। बोर्ड के एग्जाम में इनमें से एक प्रश्न आपका 100% पूछा जाता है, तो आप इनको चारों को तैयार कर लीजिए। फ्रांसीसी लोगों के बीच में सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? मतलब लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव पैदा करने के लिए, राष्ट्रीयता का भाव पैदा करने के लिए लोगों ने क्या किया? संविधान के अंतर्गत समान अधिकार दिए गए। सबसे पहले तो उन्होंने समान अधिकार दिए। उसके बाद में एक नया फ्रांसीसी तिरंगा चुना गया, जिससे पहले के जो राज्य ध्वज था उसकी जगह ली। उन्होंने स्टेटस जनरल का नाम बदल के एस्टेटस, यहाँ पे आप स्टेटस मत समझना, इसको एस्टेटस जनरल समझना, एस्टेटस जनरल का नाम बदलकर उन्होंने नेशनल असेंबली कर दिया और एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया। कहने का मतलब ये है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया। आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया, भार और नाप की एक समान व्यवस्था लागू की। ये सब कार्य क्यों किए गए?
क्योंकि क्रांतिकारियों को पता था अभी देश में किसकी भावना को उत्पन्न करना है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करना है। तो उन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार लाने की कोशिश की। जो राजशाही सरकार के द्वारा कठोर कानून लागू किए गए थे उन्होंने उनको समाप्त कर दिया, और स्टेटस जनरल जो निरंकुशता की प्रतीक थी उन्होंने उसको नेशनल असेंबली में और राष्ट्रीय सभा में उसको बदल दिया। आगे देखते हैं मारियान और जर्मेनिया क्या थी। तो आपने देखा होगा कि मारियान देश के लिए कलाकारों ने राष्ट्र का मानकीकरण किया। मारियान ये देश के लिए कलाकारों ने, किसके लिए? देश के लिए कलाकारों ने इसका राष्ट्र का मानकीकरण किया। उन्होंने राष्ट्र को नारी का रूप दिया, राष्ट्र को नारी के रूप में प्रस्तुत किया। नारी असल जिंदगी में कोई खास महिला नहीं थी, मतलब राष्ट्र को नारी का रूप दिया गया था, परंतु असल जिंदगी में कोई महिलाएं नहीं थी। नारी की छवि एक रूपक बन गई। क्या बन गई? रूपक। मतलब फ्रांस में उसे लोकप्रिय नाम क्या दिया गया था? मारिया। मारियान एक फ्रांस की, मारियान नाम कोई नारी नहीं थी, बस केवल उसको रूपक दिया गया था फ्रांस की जनता ने, फ्रांस के कलाकारों ने, फ्रांस के कवियों ने, जिसके चिन्ह लाल टोपी थी, तिरंगा था और कलंगी थी, स्वतंत्रता और गणतंत्र की प्रतीक थी, और उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौक पर लगाई गई थी। आगे देखते बेटा, जर्मन में जर्मेनिया। तो जर्मन में जैसे फ्रांस में मारियान थी, ऐसे कैसे जर्मन में जर्मेनिया राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मेनिया बैतूल के वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मन बैतूल वीरता का प्रतीक है। यहाँ पे बेटा बैतूल नहीं है, ये बबूल है। क्या है? बबूल। आप इसको एक बार देख लेना। जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताओ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इनको मैंने पॉइंट वाइज लिखा इसलिए है ताकि जब बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न आए तो आप भी ऐसे पॉइंट वाइज लिखे, ताकि आपको मान लीजिए 5 नंबर का प्रश्न है तो 5 नंबर पूरे मिल जाए। अब देखते हैं जर्मनी के एकीकरण। अपने इटली का एकीकरण पार्ट में देख लिया है। देखिए जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, इसको संक्षेप में बताना है। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रथम प्रयास 1848 में हुआ, जब जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र के रूप में परिणित किया जा रहा था, एक राष्ट्र के रूप में बदला जा रहा था। फ्रैंकफर्ट में एक निर्वाचित संसद द्वारा राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन राजशाही व फौज की ताकत ने इसको दबा दिया। वहां पे निर्वाचित 831 जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, परंतु राजा ने और सेना की ताकत ने उसको दबा दिया। उसके बाद राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। प्रशा का प्रमुख मंत्री ओटो वान बिस्मार्क इस क्रांति का क्या था? जनक था। इतिहास में ये बिस्मार्क है वो रक्त व लोहे की नीति के लिए जाना जाता है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। उसके बाद में इसने नेतृत्व संभाला। बिस्मार्क ने उसके लिए सेना और नौकरशाही की मदद ली। उसने 7 वर्षों के दौरान डेनमार्क से, ऑस्ट्रेलिया से और फ्रांस से 3 युद्ध किए जिसमें प्रशा की विजय हुई। 7 वर्षों में इन 3 देशों से 3 युद्ध किए। और युद्ध क्यों किए? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सदैव ही जर्मनी का दुश्मन रहा है। उसने जर्मनी के एकीकरण का सदैव विरोध किया है, और जर्मनी के लिए फ्रांस भी सदैव खतरा बना रहता है। तो बिस्मार्क क्या करता है? सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से मित्रता करता है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिल करके 1864 में डेनमार्क को हराता है। किसको हराता है? सबसे पहले डेनमार्क को। किसके सहयोग से? ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। फिर 1866 में ऑस्ट्रेलिया से युद्ध कर उसे पराजित करता है, और 1871 में शेडोवा के युद्ध में फ्रांस को पराजित करता है। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया इन तीनों को पराजित कर लेता है, और प्रशा की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। इस प्रकार समस्त बाधाएं खत्म हो जाती है और इटली का एकीकरण पूर्ण हो जाता है। आगे देखते बेटा, अपने शासन वाले क्षेत्र में ज्यादा व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए, अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? नेपोलियन के बारे में हमने देखा है, परंतु एक बार नेपोलियन के क्या क्या बदलाव थे उसके बारे में देखते हैं। तो प्रशासनिक क्षेत्र में नेपोलियन ने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। 1804 में नेपोलियन ने एक नागरिक संहिता प्रस्तुत की, जिसे नेपोलियन की नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। उसने सर्वप्रथम जन्म आधारित जो विशेषाधिकार थे वो इस संहिता के माध्यम से समाप्त किए, जो पादरियों को प्राप्त थे और कुलीन वर्ग को प्राप्त थे। फिर उसने क्या किया? कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया। ये छनाया नहीं है, यहाँ पे बनाया करना।
प्रशासनिक व्यवस्था का विभाजन कर उसको सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को उसने समाप्त कर दिया, किसानों को और भूदासों को जागीरदारों के शुल्कों से मुक्त कर दिया और शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों पर जो राज्य का नियंत्रण था उसको उसने हटा दिया। इस प्रकार ये सभी जो परिवर्तन है वो किसने किए हैं? नेपोलियन ने। अब महत्वपूर्ण बात यह है, आपको प्रश्न उत्तर तो सब जगह मिल जाएंगे, परंतु प्रश्न कैसे लिखना है, उसका उत्तर अपने को बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिखना है, वो विधि इस तरह से है। यदि आप इस तरह से पॉइंट बना के लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। इसी के साथ में जयनाथ जी महाराज की, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अपना चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।